फिर एक बार एनडीए सरकार। इस वक्त बिहार में इलेक्शन कैंपेनिंग अपने पीक पर चल रही है। सभी पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की डेट्स अनाउंस कर दी हैं और ये वाला इलेक्शन हिस्ट्री के किसी भी बिहार इलेक्शन से ज्यादा ड्रामेटिक है। कारण सिर्फ एक आदमी, पीके उर्फ प्रशांत किशोर। एक ऐसा आदमी जो पिछले 10 साल से एज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भारत की हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर चुका है। देश में बीजेपी, पंजाब में कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी और बिहार में भी जेडीयू को जिताने और नीतीश कुमार को सीएम बनाने में प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अब बिहार जैसे बड़े स्टेट में जहां 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 1/4 से ज्यादा पॉपुलेशन अनपढ़ है, मास माइग्रेशन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी हाल ही में हुई है, ऑलरेडी इतनी सारी पार्टीज हैं, 2 बड़े गठबंधन है। ऐसे में प्रशांत किशोर द्वारा जन स्वराज पार्टी बनाना और पूरी 243 सीटों पर कॉन्टेस्ट करना इस इलेक्शन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अब कौन से ऐसे बड़े और इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रशांत किशोर इतने बड़े स्केल पर कैंपेनिंग करने के बाद भी, पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के बावजूद भी इस इलेक्शन को हार सकते हैं? उन पर और उनकी पार्टी पर उनके ओपोनेंट्स का क्या ओपिनियन है? क्या कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स को और बिहार के इलेक्शंस को गवर्न करते हैं? इसी सब पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि बिहार इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ की पॉलिटिक्स में एजुकेशन, हेल्थ केयर, गरीबी, भूखमरी, रोजगार, इन सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा रहा है कास्ट, यानी कि जाति जो कभी नहीं जाती। एंड मेक नो मिस्टेक, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इंडिया के किसी भी बड़े छोटे स्टेट में इलेक्शंस हो, कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और कास्ट के इतना ज्यादा प्रेवलेंट होने की वजह से ही जब से भारत आजाद हुआ है, बिहार के अंदर क्राइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कास्ट बेस्ड वायलेंस और यहाँ तक कि पॉलिटिकल किलिंग, ये सब यहाँ पर बहुत कॉमन रहा है। इनफैक्ट पावर में रहते हुए भी मिनिस्टर्स पर गोलियां तक चली हैं। श्री कृष्ण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे और कर्पूरी ठाकुर जैसे पॉलिटिशियंस बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। ये लोग बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। सब लोग अलग अलग टाइम्स पर चीफ मिनिस्टर्स भी रहे हैं, लेकिन बिहार में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। इनफैक्ट बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि बिहार में किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने 5 साल कंप्लीट किए हों। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आकर खत्म हुई साल 1990 में, जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जिस स्टेट में किसी सीएम का 5 साल रुकना भी बहुत मुश्किल है, वहां लालू प्रसाद यादव और उनकी वाइफ राबड़ी देवी 15 साल तक पावर में रहे, फ्रॉम 1990 टू द ईयर 2004। पर लालू प्रसाद यादव का राइज सिर्फ इसलिए एक्सेप्शनल नहीं है कि उन्होंने लगातार 15 साल पावर अपने पास रखी, बट इसलिए भी क्योंकि पहली बार कोई यादव कम्युनिटी से, ऑप्रेस्ड कास्ट से कोई सीएम बना था। स्टेट में कई सालों, दशकों से जो पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर बना हुआ था, अपर कास्ट और अप्रेस्ड कास्ट के बीच में जो डिवीजन था, लालू प्रसाद यादव को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश किया और उस गैप को फिल करने की कोशिश की। जिन कास्ट को पहले जरा भी रिप्रेजेंटेशन और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, जो एक फ्यूडल सिस्टम था, उसको घटाने का काम इनके पावर में रहते हुए हुआ। बट लालू काल का एक बहुत ही प्रोमिनेंट डार्क साइड भी है, दैट इज जंगल राज। क्योंकि इतने वक्त से कुछ कास्ट को, कुछ कम्युनिटीज को ऑप्रेस किया जा रहा था, जब एकदम से लालू प्रसाद यादव के टाइम पर उनके पास पावर आई तो उन्होंने रिटेलिएट किया। क्योंकि वो गरीबी और अनपढ़ता में रह रहे थे, इसीलिए उनको रिसोर्सेज की जरूरत थी और रिसोर्सेज इकट्ठा करने का जो रास्ता उन्होंने चुना, दैट वाज क्राइम। एक जंगल राज एस्टैब्लिश हुआ, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑर्गेनाइज तरीके से किडनैपिंग्स, मर्डर्स, एक्सटॉर्शंस, चोरी, डकैती, लूटपाट के सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इतना सब कुछ भी अगर काफी नहीं था तो लालू प्रसाद यादव की इमेज और उनके पूरे करियर पर सबसे बड़ा धब्बा बना चारा घोटाला, द इनफेमस फोडर स्कैम। साल 1997 में लालू यादव को चारा घोटाले में कन्विक्ट पाया गया। उनको आरोपी नहीं, दोषी करार दिया गया और उनको जेल जाना पड़ा। और तब पावर में आई उनकी पत्नी राबड़ी देवी। 1997 में बिहार की फर्स्ट वुमेन सीएम बनने के बाद राबड़ी देवी ने ऑन एंड ऑफ 2005 तक पावर अपने पास रखी और उनका ये जंगल राज और सोशल जस्टिस का पैरेलल दौर चलता है साल 2005 तक। और तब राइज होता है हमारी स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग फिगर और बिहार के पॉलिटिकल सुपरस्टार और करंट सीएम नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की अप्रोच और इमेज लालू यादव की इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट थी। नीतीश कुमार के टाइम पर कास्ट से ज्यादा बात हुई करप्शन फ्री गवर्नेंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी पर, स्टेट में क्राइम खत्म करने पर एंड सो ऑन। और अपनी एडमिनिस्ट्रेशनल कैपेबिलिटीज के चलते ही नीतीश कुमार को टाइटल मिला सुशासन बाबू को। अब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये हमेशा से एक दूसरे के आर्क राइवल्स रहे हैं। इनकी आपस में एंटी है, कड़ी टक्कर रही है टिल 2015। साल 2014 में जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, उस टाइम पर हर स्टेट में मोदी लहर चल रही थी और इसी वजह से अगले ही साल जब 2015 में बिहार इलेक्शन शेड्यूल्ड थे तो लालू और नीतीश
दोनों को इस बात का डर था कि मोदी लहर कहीं बिहार को भी ना जीत ले। इसीलिए 2015 में बिहार पॉलिटिक्स ने वो देखा जो ना पहले कभी हुआ था, ना कभी किसी ने सोचा था। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का महागठबंधन। ऐसा पहली बार हुआ कि ये दो पार्टीज जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजीज रखती हैं, बिल्कुल अलग अप्रोच रखती हैं, वो बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आ गई। एंड गेस व्हाट, जो मोदी वेव यूपी, एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र हर स्टेट को स्वीप कर रही थी, वो बिहार में बुरी तरह हार जाती है। और जिस आदमी को 2014 में मोदी को पूरे देश में जिताने का क्रेडिट मिला था, 2015 में बिहार में उनको हराने का क्रेडिट भी उसी आदमी को मिला, प्रशांत किशोर। अब ये सब हो ही रहा था कि 2017 में जिस लालू यादव को पूरा स्टेट स्कैमर बोल रहा था, नीतीश कुमार ने उन्हीं के साथ ही स्कैम कर दिया। भाई साहब, ठग के साथ ठगी। नीतीश कुमार लालू यादव का महागठबंधन छोड़ के मोदी की एनडीए में आ गए। चीटिंग करता है तू। अब एनडीए में आके भी सीएम नीतीश कुमार ही रहे। उन्होंने फिर सीएम की ओथ ली और 2020 इलेक्शंस आए, जिसमें एनडीए कंफर्टेबली जीत गई। नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी से कम सीट्स आई, लेकिन फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया और आरजेडी ऑपोजिशन में रही। लेकिन 2020 के इलेक्शंस में बिहार को मिला एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग पॉलिटिकल फिगर इन द फॉर्म ऑफ तेजस्वी यादव। नाउ इंटरेस्टिंगली, तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आरजेडी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर आई, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसीलिए आज तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है। फिर कुछ साल बाद 2023 में नीतीश कुमार जो एनडीए में गए थे, वापस छलांग मार के आरजेडी के पास महागठबंधन में आ जाते हैं। बट इस बार वो अपने कैबिनेट में तेजस्वी यादव को एज डिप्टी सीएम रखते हैं और हर एक को लग रहा है कि नेक्स्ट सीएम तेजस्वी ही होगा। इनफैक्ट तुम आज जिसको इंडिया ब्लॉक के नाम पे जानते हो ना, जिसमें कांग्रेस है, एक टाइम पे टीएमसी थी, आम आदमी पार्टी भी आ गई थी, उसके मास्टरमाइंड नीतीश कुमार ही हैं। उन्हीं का पॉलिटिकल एम्बिशन था कि पूरी ऑपोजिशन को एक छत के नीचे लाया जाए, एनडीए को हराया जाए और इंडिया अलायंस को जिताकर वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन तुम्हें पता है, कांग्रेस तो कांग्रेस है। उन्होंने बोल दिया कि इंडिया अलायंस अगर जीती तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। फिर क्या था, आदत से मजबूर पलटू राम नीतीश कुमार जयराम जी की बोल के महागठबंधन और इंडिया अलायंस छोड़ के वापस एनडीए में आ गए। एंड दिस इज सो इंट्रीगिंग कि ये बंदा 20 साल भी सीएम नहीं रहा है, बट सीएम की शपथ 9 बार ले चुका है, विच इज अ रिकॉर्ड। आम आदमी गर्मियों के सीजन में इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदलता होगा जितनी आसानी से ये अलायंस चेंज कर लेता है। अब वापस आते हैं प्रशांत किशोर पर, जहां से हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी। ममता बनर्जी को बंगाल में जिताने के बाद प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के अपने रोल से रिटायरमेंट ले लेते हैं और 2023 में पूरी स्टेट में एक पद यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर गांव-गांव, कस्बा-कस्बा जाकर लोगों को बोलते हैं कि तुम धर्म और जात की राजनीति से ऊपर उठो और अपने बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा और रोजगार को देखते हुए वोट दो। फिर एक साल तक स्टेट में घूमने के बाद 2024 की अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज को लॉन्च करते हैं। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि उनकी पार्टी कभी भी कास्ट और रिलीजन की नहीं, बल्कि हमेशा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करेगी। अब कई लोगों ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज का कंपैरिजन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से किया, और जब भी पीके से ये पूछा गया कि इस कंपैरिजन पर वो क्या सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक व्यवस्था थी, अन्ना आंदोलन से निकली थी, और मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। मैं कैमरे पे कहता हूँ, मैं आंदोलन और क्रांति में बिलीव नहीं करता हूँ। अब प्रशांत किशोर से जब भी इस कंपैरिजन पर उनका ओपिनियन पूछा गया, तो वो इसको सिरे से खारिज करते हैं और बोलते हैं कि केजरीवाल और मुझ में बहुत फर्क है। जन स्वराज और आम आदमी पार्टी में आइडियोलॉजिकली और बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये तो खुद पीके ने ही कई बार बताया है कि वो किसी भी तरह के आंदोलन में विश्वास नहीं करते। अनलाइक आम आदमी पार्टी, उनका दल एक आइडियोलॉजी पर बना है। इसके अलावा जो बड़े डिफरेंसेस आप आम आदमी पार्टी के ब्रेकआउट और जन स्वराज में देखोगे, वो है रिसोर्सेज। आम आदमी पार्टी कुछ एक्टिविस्ट्स ने शुरू की थी। कोई जर्नलिस्ट था, कोई लॉयर था, कोई पोएट था, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट था, कोई सरकारी अफसर था, और उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे। घर घर जाकर उनको कैंपेनिंग करनी पड़ी और चंदा मांग करके उन्होंने इलेक्शंस लड़े। जबकि प्रशांत किशोर ने पिछले 10 साल में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जिताने में हेल्प करी है, उन सब ने रिसोर्सेज देकर उनकी हेल्प करी है। उनके पास मनी और मसल पावर दोनों है, जो कि आम आदमी पार्टी के सिचुएशन से एक बड़ा डिफरेंस है। फिर एक और बड़ा डिफरेंस है एक्सपीरियंस और कनेक्शंस का। आम आदमी पार्टी के लोग पहली बार पॉलिटिक्स में आ रहे थे, पहली बार इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जबकि अगेन प्रशांत किशोर हमेशा से पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के इर्द गिर्द रहे थे। उनका पूरा काम ही नेता को चुनाव जिताना था। तो मनी, मसल, नेटवर्क, एक्सपीरियंस, प्रशांत किशोर और जन स्वराज के पास ये सब कुछ है। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो इलेक्शन 2 पार्टीज या 2 अलायंसेस के बीच में लड़ा जाता था, वो अब 3 तरफा हो गया है। एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। एंड नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मैंने ऐसा क्यों बोला कि इतने एक्सपीरियंस होने के बाद, रिसोर्सेज होने के बावजूद और
इतने बड़े स्केल पर कैंपेनिंग करने के बावजूद भी प्रशांत किशोर इलेक्शन हारेंगे। देखो, हम लोगों ने पहले ही एस्टैब्लिश किया कि बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, 243 सीटें हैं, जीत के लिए चाहिए 122। अब जो 3 बड़े प्लेयर्स कॉन्टेस्ट में हैं, सबको बारी बारी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है नीतीश कुमार और एनडीए का। अब ये बड़ा जगजाहिर है कि बढ़ती एज की वजह से नीतीश कुमार को कई सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं। वो बोलते बोलते कुछ भूल जाते हैं, गलत बोलने लगते हैं, गमला किसी के सर पर रख देते हैं, रैंडमली चलते चलते किसी औरत का हाथ पकड़ लेते हैं। तो इस बात के बड़े हाई चांसेस हैं कि उनकी हेल्थ इस टाइम पर स्टेबल नहीं है। प्लस 20 साल से सीएम रहने के बाद एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अब लगातार कई बार दल बदल करने की वजह से जो पलटू राम का टैग मिला है, उसने भी उनकी इमेज को बहुत डेंट किया है। प्लस 2020 के स्टेट इलेक्शंस में हमने देखा कि नीतीश कुमार की जेडीयू इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर एनडीए की अलायंस में जो नीतीश कुमार का दूसरा पार्टनर है बीजेपी, उनके पास बिहार में लीडरशिप नहीं है। यही कारण है कि हेल्थ कंसर्न्स और कम सीटों के बावजूद भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ही रखा। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ये बड़ा ही इंसल्टिंग था कि नीतीश कुमार जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को हेल्थ कंसर्न्स के चलते एक रोड शो में बीजेपी का प्ले कार्ड थमा दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनडीए बिहार में एक बहुत ही अनस्टेबल अलायंस है, क्योंकि पलटू राम नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार के वापस महागठबंधन में जा सकते हैं। इसीलिए ऑनेस्टली सेइंग, मुझे पर्सनली एनडीए के जीतने के चांसेस बिहार में बहुत कम लग रहे हैं। अब आते हैं दूसरे कंटेंडर पर, आरजेडी लेड महागठबंधन, जिन्होंने पब्लिकली कई बार अपना सीएम फेस अनाउंस किया है, तेजस्वी यादव। अब देखो, तेजस्वी यादव के पक्ष में कई फैक्टर्स जाते हैं। कम एज के हैं, इसीलिए यूथ उनके साथ कनेक्ट करता है। प्लस वो एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, माइग्रेशन कम करने की बात करते हैं। प्लस वो क्लेम करते हैं कि जब तक नीतीश कुमार के साथ वो एज डिप्टी सीएम पावर में थे, उन्होंने कई लाखों लोगों को रोजगार दिया है, जिसकी वजह से उनके पास एक गुडविल है। एंड डोंट फॉरगेट, सीट्स के मामले में पिछले इलेक्शंस में आरजेडी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। और क्योंकि अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के चलते लालू प्रसाद यादव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से बैंड हैं, और तेजू भैया एके तेज प्रताप यादव का अलग ही कुछ चल रहा है, उनको पार्टी और फैमिली से ही बाहर निकाल दिया है। इसीलिए तेजस्वी यादव के पास पार्टी का पूरा कंट्रोल है और वो इस इलेक्शन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इफ यू आस्क मी, आई वुड बेट माई मनी ऑन हिम। मुझे लगता है इस इलेक्शन में आरजेडी लेड महागठबंधन की जीत होगी। एंड डोंट फॉरगेट, तेजस्वी यादव और आरजेडी कास्ट पॉलिटिक्स के चैंपियंस हैं, जिनको आप कभी भी बिहार पॉलिटिक्स से रूल आउट नहीं कर सकते। और प्रशांत किशोर का भी कोई भी इंटरव्यूज देख लेना, जितनी तीखी टिप्पणियां और जितने कड़े प्रहार वो तेजस्वी यादव पर करते हैं, उनको नौवीं फेल बोलते हैं, फेलस्वी यादव बोलते हैं, क्लियरली पता चलता है कि प्रशांत किशोर भी ये बात जानते हैं कि सबसे बड़ा उनका ओपोनेंट इस इलेक्शन में तेजस्वी यादव और आरजेडी ही है। अब आते हैं फाइनली द टॉक ऑफ द टाउन पर, प्रशांत किशोर और जनसुराज। अब जिस बात को प्रशांत किशोर अपनी यूएसपी बोल के मार्केट कर रहे हैं कि वो कास्ट की और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वही उनके लिए सबसे बुरी तरह बैकफायर भी कर सकता है। इसका परिणाम एक ही होगा, या तो जनसुराज अर्श पे होगा या फर्श पे होगा। खुद प्रशांत किशोर ने लगभग अपने हर इंटरव्यू में बताया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो जनसुराज बिल्कुल बुरी तरह डेसिमेट हो जाएगी, या सिंगल हैंडेडली इलेक्शन जीतेगी और जनसुराज पावर में आ जाएगी। अब आज के टाइम पर जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, किसी भी एक पार्टी के लिए बिहार जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्टेट जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये क्लेम कि जस्ट बिकॉज उन्होंने 2 साल मेहनत करी है, इसीलिए वो सिंगल हैंडेडली 122 सीटें जीतकर पावर में आ जाएंगे, इस आर्ग्यूमेंट में उतनी ज्यादा मेरिट नहीं लगती। नाउ ट्रूथ बी टोल्ड, मैं आज तक कभी खुद बिहार नहीं गया हूँ, मैं कोई सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो इलेक्शन को प्रिडिक्ट करूँ, और ना ही मैंने वहाँ के बिहार के लोगों से बात करी है। बट मेरे सर्कल में ऐसे मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर बिहार इलेक्शन को कवर किया है, माहौल क्या है उसका जायजा लिया है, और सब यूनैनिमसली ये बात बोलते हैं कि प्रशांत किशोर की ग्राउंड पर उस तरह से हवा नहीं है जिस तरह से इंटरव्यूज में वो क्लेम कर रहे हैं। अब देखो, जीते या हारे, ये बात तो क्लियर है कि प्रशांत किशोर के आने से ये इलेक्शन ट्रायंगुलर हो गया है। वो महागठबंधन और एनडीए दोनों अलायंसेज के वोट काटेंगे, दोनों को इलेक्शन में ज्यादातर सीटों पर डैमेज भी पहुंचाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनसुराज ने जो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी है, अगर आप उसको देखोगे आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकिंग वाले लोग नहीं हैं। अब प्रशांत किशोर ये कहते जरूर हैं कि वो ग्रास रूट के आम आदमी को नेता बना देंगे, लेकिन बट लेट्स बी रियल, इलेक्शन में सिर्फ आइडियोलॉजी और कैंपेनिंग से काम नहीं चलता है, आपके कैंडिडेट में भी दम होना चाहिए। अब ये तीनों तो हुए मेन प्लेयर्स, इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की MIM है, बहुत बड़ा वोट बेस नहीं है, बट कांग्रेस को भी कुछ सीटें आती हैं, चिराग पासवान भी एक फैक्टर है, और कम्युनिस्ट पार्टी का भी कुछ वोट शेयर रहता है। 100 बात की एक बात, इस बात की गारंटी है कि इस इलेक्शंस में बिहार को एक नया सीएम मिलेगा, एक ऐसा शख्स जो आज से पहले कभी बिहार का सीएम नहीं बना है। वो हो सकता है तेजस्वी यादव हो, वो हो सकता है प्रशांत किशोर हो, या हो सकता है कोई तीसरा हो।
अब ये डिस्कशन बिहार के अराउंड जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, नेशनल पॉलिटिक्स में भी उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। राज्यसभा में भी बिहार की 16 सीट्स की रिप्रेजेंटेशन है जिसका फैसला भी इन्हीं असेंबली इलेक्शन से होगा। देखो फाइनल कंक्लूजन ये है कि इस इलेक्शन से बिहार की पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखेगी। एक नई पार्टी या हो सकता है एक नया अलायंस पावर में आए, एक नया सीएम कुर्सी पर बैठे और हो सकता है एक बिल्कुल ही नई स्ट्रैटेजी, एक नए विजन और मिशन के साथ स्टेट में काम हो। और काफी चांसेस हैं कि द स्टेट ऑफ बिहार और शुड आई से द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बिहार एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखे। देखो मुझे पर्सनली पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद को पॉलिटिक्स का स्टूडेंट मानता हूँ, इसके बारे में पढ़ता सुनता रहता हूँ, इसलिए जो मेरे ओपिनियंस थे, जो मेरी असेसमेंट थी इस इलेक्शन के बारे में वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, बिहार इलेक्शंस, नीतीश कुमार, एनडीए, आरजेडी, महागठबंधन, इस सब के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, इसको कॉमेंट्स में लिखो। देखते हैं कौन सही बताता है। इलेक्शन के बाद हो सकता है मैं फिर एक वीडियो बनाऊं और उसमें सही प्रिडिक्शन देने वाले को मेरी साइड से एक शाउट आउट जरूर मिलेगा। अब नवंबर में अलग अलग फेजेस में इन डेट्स को इलेक्शंस हैं। अगर मेरी प्रेडिक्शन सही हुई तो मेरी तारीफ कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आके शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि देखो भाई किसी लड़के ने सही बताया था, वरना ट्रोल तो तुम कर ही दोगे। तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट्स में बताओ। मैं तुमसे मिलूंगा पॉलिटिक्स और पॉप कल्चर पर एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए उस पर तुम्हारा कोई सजेशन है उसको भी कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।